एक किरण जो हमारे शरीर को भेद कर अंदर घुस जाती है और हमें वो दिखाती है जो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। एक किरण जो हमें यकीन दिलाती है कि हमारी हवाई यात्रा सुरक्षित होगी। एक किरण जिसका ब्रह्मांड में ऐसे पिंडों से संपर्क है जहां तक ऑप्टिकल टेलीस्कोप की नजरें नहीं पहुंच पाती, और साथ ही बताती है उन पिंडों में हो रही भौतिक प्रक्रियाओं के बारे में। विज्ञान और तकनीक रोज नई खोजों और नए आविष्कारों को जन्म देते हैं। इन्हीं में से कुछ आविष्कार मानव इतिहास को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। एक्सरे की खोज एक ऐसा ही आविष्कार है। एक्सरे की खोज एक संयोग था, पर आज अस्पताल से लेकर हवाई अड्डों तक, भौतिकी की प्रयोगशाला से लेकर जीव विज्ञान की प्रयोगशाला तक, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक एक्सरे हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब 100 साल पहले इस किरण की खोज जर्मनी के फिजिक्स के प्रोफेसर विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन ने की थी। 8 नवंबर 1895 यही वो दिन था जब रॉन्टजेन यूनिवर्सिटी ऑफ वूसबर्ग की अपनी प्रयोगशाला में कैथोड रेज के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। तभी दूर कोने से रोशनी की एक किरण ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। पास गए तो पाया कि यह रोशनी बेरियम प्लैटिनो साइनाइड की कोटिंग वाले एक स्क्रीन से आ रही है। हालांकि रॉन्टजेन जानते थे कि अगर इस स्क्रीन को कैथोड रेज के प्रभाव में छोड़ा जाए तो यह चमकता है, पर हैरानी इस बात की थी कि जिस कैथोड रे ट्यूब के साथ वे काम कर रहे थे वो कार्डबोर्ड के एक मोटे टुकड़े से ढकी थी। रॉन्टजेन ने चारों तरफ देखा, कमरे में रोशनी का कोई दूसरा जरिया नहीं था। वे परेशान हो गए कि आखिर ये स्क्रीन चमक कैसे रही है। आखिरकार रॉन्टजेन ने कैथोड रे ट्यूब को ही बंद कर दिया, और ये क्या, इसके साथ ही स्क्रीन का चमकना भी बंद हो गया। रॉन्टजेन ने फिर से कैथोड रे ट्यूब को ऑन किया और फिर से वही रहस्यमयी चमक। अब तक रॉन्टजेन समझ चुके थे कि इस चमक का रिश्ता कैथोड रे ट्यूब से ही है, पर कैसे ये उनकी समझ से बाहर था। हां, रॉन्टजेन ये जरूर जानते थे कि कैथोड रेज में कार्डबोर्ड को भेदने की क्षमता नहीं है, इसलिए ये बात तो तय थी कि ये कैथोड रेज तो नहीं है। इस चमक को पूरी तरह समझने के मकसद से रॉन्टजेन कई दिनों तक प्रयोगशाला से बाहर नहीं निकले। वो ना तो किसी से मिले और ना ही किसी से बातचीत की, बस इस अद्भुत प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते रहे। उन्होंने लकड़ी के टुकड़ों और मेटल के साथ कई प्रयोग किए और जाना कि ये किरण कई तरह के मटेरियल को भेदने की क्षमता रखती है। इन प्रयोगों में उन्होंने पाया कि यह रोशनी एक सीधी लाइन में ट्रैवल करती है और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट भी नहीं होती। एक दिन काम करते हुए रॉन्टजेन ने अपने हाथ को कैथोड रे ट्यूब और कोटेड स्क्रीन के बीच रख दिया। इस बार रॉन्टजेन थोड़े भयभीत हुए जब उन्होंने देखा कि उनके हाथ की छाया बेरियम प्लैटिनो साइनाइड की स्क्रीन पर बन रही है, जिसमें उनकी हाथ की हड्डियों को साफ साफ देखा जा सकता था। रॉन्टजेन को जल्द ही एहसास हुआ कि उन्होंने एक नई किरण की खोज की है, जिसे उन्होंने एक्स रे कहा, क्योंकि यह किरण उनके लिए बेहद अनजानी थी। ऐसा नहीं है कि एक्सरेज को देखने वाले रॉन्टजेन पहले वैज्ञानिक थे। उनसे पहले हेनरिक हर्ट्ज के शिष्य फिलिप लेनार्ड ने भी एक्सरे को देखा था, मगर उसे समझने में नाकाम रहे। रॉन्टजेन ने जब इन किरणों को पहली बार देखा तो किसी भी नतीजे तक पहुंचने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि गंभीर अनुसंधान किया और इन किरणों पर कई तरह के प्रयोग किए, और उसके बाद ही अपनी खोज को दुनिया के सामने पेश किया। रॉन्टजेन की यह प्रक्रिया न सिर्फ विज्ञान के प्रति उनकी लगन को दर्शाती है, बल्कि विज्ञान को सही ढंग से समझने के तरीकों की अभूतपूर्व मिसाल है।
22 दिसंबर 1895 को रॉन्टजन अपनी पत्नी बारथा को इस नई खोज को दिखाने के लिए प्रयोगशाला लेकर आए और उनके हाथ का एक्सरे लिया। यह एक्सरे मानव इतिहास का सबसे पहला एक्सरे था। 1901 में रॉन्टजन को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भौतिकी विज्ञान में दिया जाने वाला यह पहला नोबेल पुरस्कार था। रॉन्टजन स्वभाव से इतने दयालु और उदार थे कि उन्होंने एक्सरे का पेटेंट कराने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, रॉन्टजन ने नोबेल पुरस्कार से मिली सारी राशि यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्जबर्ग को दान में दे दी। असल में एक्सरे और विजिबल लाइट दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं जो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में निकलती हैं, जिसे फोटोन कहते हैं। असल में ये इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में अलग अलग ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ऊपर वाली कक्षा का एनर्जी लेवल नीचे वाली कक्षा की तुलना में ज्यादा होता है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाली कक्षा में गिरती हैं तो अतिरिक्त ऊर्जा फोटोन के रूप में बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कहते हैं। एक दूसरी प्रक्रिया में चार्ज पार्टिकल्स जब अचानक रोक दिए जाते हैं तो उनमें से एनर्जी एक्सरे के रूप में बाहर निकलती है, जिसे ब्रह्मस्ट्रंग एक्सरेज कहते हैं। एक्सरे और विजिबल लाइट में मुख्य अंतर इनकी वेवलेंथ के कारण होता है। विजिबल लाइट की तरंगों का वेवलेंथ ज्यादा और एनर्जी कम होती है, जबकि एक्सरे की तरंगों का वेवलेंथ कम और एनर्जी ज्यादा होती है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की मदद से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इस स्पेक्ट्रम से यह साफ पता चलता है कि हमारी आंखें केवल 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक के वेवलेंथ के लाइट को ही देख सकती हैं। इस वेवलेंथ के ऊपर और नीचे के लाइट्स को हमारी आंखें नहीं देख सकती। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड इस रेंज के नीचे की तरंगे हैं, जबकि अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज इस रेंज के ऊपर की तरंगे हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते। अब सवाल ये उठता है कि एक्सरे से हड्डियों को देख पाना कैसे मुमकिन है। असल में हमारे शरीर के सॉफ्ट टिश्यूज छोटे एटम्स के बने होते हैं, जिनमें कक्षाओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है और इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को चेंज करने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए ये टिश्यूज एक्सरे के फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और एक्सरे इन्हें चीरती हुई आगे निकल जाती है। लेकिन हमारी हड्डियां कैल्शियम की बनी होती हैं, जिनके एटम का साइज काफी बड़ा होता है और इनके इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी कक्षा में भेजने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की जरूरत होती है, जो कि एक्सरे के फोटोन में मौजूद होता है। इसलिए एक्सरे हड्डियों से टकराकर रुक जाती हैं, जहां ये एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, और इसी वजह से हड्डियों को साफ तौर पर देख पाना मुमकिन हो पाता है। विज्ञान में हर नई खोज और आविष्कार अचानक हो जाने वाला चमत्कार नहीं होता, बल्कि लंबे समय तक चलने वाले अनुसंधान और गंभीर प्रयासों का नतीजा होता है। एक्सरे की खोज भले ही रॉन्टजन के हाथों हुई हो, पर सही मायनों में इसका श्रेय उन सभी वैज्ञानिकों को जाना चाहिए जिनके आविष्कार की बदौलत रॉन्टजन के लिए यहां तक का रास्ता आसान हुआ। 1850 में फैराडे द्वारा बनाई गई बिजली की मशीन और 1851 में रमकॉफ द्वारा विकसित इंडक्शन कॉइल, ये दोनों ही रॉन्टजन की प्रयोगशाला के अहम हिस्से थे। रॉन्टजन ने जिस मर्क्यूरी एयर पंप का इस्तेमाल अपने प्रयोग में किया, उसका निर्माण 1865 में स्प्रेंगल ने किया था। ग्लास ट्यूब को खाली करने के लिए इस मर्क्यूरी वैक्यूम पंप का उपयोग लगातार होता रहा और इसी क्रम में कैथोड रेज का पता चला। खोजों और आविष्कारों का सिलसिला जारी रहा और 19वीं शताब्दी के 8वें दशक में विलियम क्रूक्स ने क्रूक्स ट्यूब को विकसित किया, एक ऐसा ग्लास ट्यूब जो कि एक सील्ड सिलेंडर के रूप में था। इसके दोनों किनारों पर इलेक्ट्रोड्स लगे थे। क्रूक्स ने बेहतर वैक्यूम पंप का उपयोग किया, जिससे कम गैसीय दबाव पर बेहतर कैथोड रे ट्यूब का निर्माण मुमकिन हो पाया। इसके बाद
समय समय पर कैथोड रे से संबंधित कई खुलासे किए गए। हेनरिक हर्ट्ज ने दिखाया कि कैथोड रे पतले धातु को भेद सकता है। 28 दिसंबर 1895 को रॉन्टजन ने अपनी इस खोज का खुलासा दुनिया के सामने किया। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसका टाइटल था ऑन अ न्यू काइंड ऑफ रेज। रॉन्टजन ने इस रिपोर्ट को अपनी पत्नी बार्था के रेडियोग्राफ के साथ वूसबर्ग फिजिकल मेडिकल सोसाइटी के अध्यक्ष को भेजा। 1896 की पहली जनवरी को उन्होंने इस रिपोर्ट को यूरोप के अपने सारे वैज्ञानिक दोस्तों को भेज दिया। बस क्या था, देखते ही देखते सारी दुनिया एक्सरे के खुमार में डूब चुकी थी। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कार्टून, एडवर्टाइजमेंट, हर जगह इस रहस्यमयी किरण की चर्चा जोर शोर से हो रही थी। अमेरिका के हर छोटे बड़े शहर में एक्सरे स्टूडियो खुल चुके थे, जहां लोग अपने शरीर का एक्सरे उतरवाने आते थे। एक तरफ जहां एक्सरे का उपयोग मनोरंजन और आनंद के लिए किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मेडिकल साइंस एक्सरे के उन पहलुओं पर शोध कर रहा था जो चिकित्सा में मददगार साबित हो सके। रॉन्टजन के खुलासे के चौथे दिन ही एक्सरे का इस्तेमाल एक मरीज के पांव में लगी गोली का पता लगाने में किया गया। देखते ही देखते पथरी और हड्डियों के फ्रैक्चर्स के कई एक्सरे लिए गए। अंगों और ब्लड वेसल्स की सही बनावट जानने के लिए डॉक्टरों ने मेटल रॉड्स भी शरीर के अंदर डाली। इसके बाद एक्सरे थेरेपी इलेक्ट्रोथेरेपी की किताबों का अहम हिस्सा बन चुका था। एक्सरे की खोज से पूरी दुनिया में नई स्फूर्ति आ गई थी, पर इसके नकारात्मक पहलू भी जल्द ही नजर आने लगे थे। फरवरी 1896 वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर ने मेडिकल स्कूल के डीन की खोपड़ी का एक्सरे उतारा। 3 सप्ताह के बाद ही उस डीन के सर के सारे बाल गिर चुके थे। तब इस घटना को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लोगों का ध्यान इस तरफ तब गया जब ऐसी ही रिपोर्ट दूसरी कई जगहों से आने लगी। त्वचा का लाल हो जाना, चेतना शून्य हो जाना, बालों का गिरना, संक्रमण होना और तेज दर्द होना ऐसे कई लक्षण थे जो एक्सरे से जुड़े थे। एक्सरे जानलेवा भी हो सकती है। इसका अंदाजा 1903 में थॉमस एल्वा एडिसन के सहायक क्लेरेंस डैली की मौत के बाद ही हुआ। डैली एक्सरे से जुड़े यंत्रों के निर्माण का काम करते थे और इसी क्रम में स्किन कैंसर से उनकी मौत हो गई। डैली की मौत के बाद शोधकर्ताओं ने एक्सरे के ऊपर काम करना शुरू किया ताकि बगैर किसी नुकसान के एक्सरे से इलाज किया जा सके। आधुनिक विज्ञान एक्सरे के उपयोग को अच्छी तरह समझ चुका है। रॉन्टजन की रहस्यमयी किरण अंधेरे कमरे से निकलकर आज चिकित्सा जगत का अहम हिस्सा बन चुकी है। हड्डियों से शुरू हुआ यह सफर आज अंगों, मांसपेशियों, रक्तवाहिनियों, तंतुओं और तंत्रिका कोशिकाओं तक पहुंच चुका है। सीटी स्कैन की मदद से शरीर के छोटे से छोटे हिस्से का 3D इमेज लिया जा सकता है, जिससे टूटी हड्डियों, दांत की बीमारियों समेत कई दूसरी खतरनाक बीमारियों की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलती है। आधुनिक युग में एक्सरे का सबसे क्रांतिकारी योगदान क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल की सूक्ष्मतम प्रक्रियाओं का अनावरण है। W.H. ब्रैग और W.L. ब्रैग ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की तकनीक विकसित की। उन्होंने विशेष तौर पर बनाई गई वैक्यूम ट्यूब से अति ऊर्जा वाले एक्सरेज को क्रिस्टल पर छोड़ा। जब एक्सरेज क्रिस्टल में मौजूद इलेक्ट्रॉन से टकराई तो उसमें से एक्सरेज निकलने लगे, जिससे क्रिस्टल की तस्वीर सामने आई। रोजलिन फ्रैंकलिन और विल्किंस ने डीएनए मॉलिक्यूल्स के फिजिकल स्ट्रक्चर को
एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से ही समझा। इस सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर जी.एन. रामचंद्रन, जिनका अपने समय के सबसे बड़े क्रिस्टलोग्राफर और स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट्स में शुमार होता है। उनके द्वारा दिए गए ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ने फाइब्रस प्रोटीन को समझने में अहम भूमिका अदा की। एक्सरे डिफ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर रामचंद्रन ने प्रोटीन स्ट्रक्चर को बेहतर ढंग से समझने में भी खास भूमिका निभाई। जहां एक्सरे ने एक तरफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डीएनए की बारीकियां समझाई हैं, वहीं दूसरी ओर अंतरिक्ष की गहराइयों को मापने में काफी अहम भूमिका अदा कर रहा है। अंतरिक्ष से आने वाली एक्सरे का पता 1949 में पहली बार तब चला जब एक रेडिएशन डिटेक्टर ने सूर्य से आ रही एक्सरे का पता लगाया। इसके बाद खगोल वैज्ञानिक कॉस्मिक एक्सरे के शोध में जुट गए। इसी क्रम में एक्सरे टेलीस्कोप का निर्माण किया गया। अंतरिक्ष से आने वाली एक्सरे जमीन तक नहीं पहुंचती, इसीलिए एक्सरे टेलीस्कोप आदि स्पेस में भेजी जाती हैं। एक्सरे टेलीस्कोप मुख्य रूप से एक्सरे की दिशा और फोटॉन के ऊर्जा का पता लगाता है। पहला एक्सरे टेलीस्कोप 70 के दशक में रिकार्डो गिकोनी के निरीक्षण में कैम्ब्रिज में बनाया गया। अपोलो टेलीस्कोप माउंट बड़े फोकस वाला पहला एक्सरे टेलीस्कोप था। इसके बाद 1978 में नासा द्वारा आइंस्टाइन एक्सरे ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की गई। इसके एक्सरे टेलीस्कोप से ऐसे 7000 स्रोतों का पता चला जहां से एक्सरे निकलती हैं। आकाश गंगा और उसमें मौजूद गैसों से निकलने वाली एक्सरे की पहली तस्वीर इसी टेलीस्कोप से निकाली गई। 1990 में रॉन्टजन नामक सैटेलाइट रोसैट को पहले से भी बड़े एक्सरे टेलीस्कोप के साथ अंतरिक्ष में भेजा गया। इस टेलीस्कोप से एक्सरे के 60,000 स्रोतों का पता चला। साथ ही तारों के ऊपरी वातावरण में मौजूद गैसों का पता चला, जिनका तापमान लाखों डिग्री था। एक्सरे एस्ट्रोनॉमी के इतिहास में प्रसिद्ध भारतीय एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर S.C. चंद्रशेखर के नाम पर रखी गई नासा की चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इस ऑब्जर्वेटरी को 23 जुलाई 1999 को स्पेस शटल कोलंबिया द्वारा लॉन्च किया गया। इसके टेलीस्कोप में नेस्टेड मिरर के 4 सेट लगे हैं, जो दोगुनी दूरी के एक्सरे स्रोतों का पता लगा सकते हैं। एक्सरे एस्ट्रोनॉमी ने आकाशगंगा, सुपरनोवा, ब्लैक होल्स जैसे कई खगोलीय रहस्यों से पर्दा उठाया है और ब्रह्मांड की हमारी कल्पना को नई तस्वीर दी है। अपनी खोज के लगभग 100 सालों बाद आज एक्सरे कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर चुका है और शायद कई पड़ाव पार करने बाकी हैं। एक्सरे में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की रुचि आज भी उतनी ही है जितनी 100 साल पहले थी। अंतर केवल यह है कि आज शोध का विषय हड्डियां नहीं बल्कि डीएनए है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं का अहम हिस्सा है। आज ब्रह्मांड के वो अदृश्य पिंड इसके निशाने पर हैं, जिन्हें अच्छे से अच्छी दूरबीन नहीं देख पा रही। इस पुरानी खोज की मदद से अभी कई नए रहस्य खुलने बाकी हैं। क्या पता इन्हीं में से कोई रहस्य ऐसा हो जो मानव इतिहास को एक बार फिर नई दिशा दे सके।